हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो विषय विज्ञान है। ठीक है, आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है आपका विज्ञान। और यहाँ पे करीब हम लोग आज यहाँ पे 40 MCQ को डिस्कस करेंगे। ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका सेट 1 है। आज हम लोग यहाँ पे सेट 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइंस के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए, ठीक है, लेंस बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जल का प्रयोग किया जा सकता है, कांच का भी प्रयोग किया जा सकता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ठीक है, जो प्रकाश की किरणें होती है कहां पे चलती है, तो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। प्रकाश कभी भी किसी स्थिति में टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या किसी और दिशा में नहीं चल सकती, हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में चलती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है यदि आपतन कोण 60 डिग्री, ठीक है, आपतन कोण कितना है 60 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा 60 डिग्री। ये हमारा परावर्तन का नियम है। ये हमारे पास प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल आई जो होता है, एंगल आर आपस में बराबर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि पानी में अंशतः डूबी हुई जो पेंसिल होती है वो टेढ़ी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, एक बीकर है, इसमें अगर पेंसिल को डुबा देते हैं, है ना, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान के चलिए यहाँ पर आपके पास क्या है, पानी है, तो हल्का सा ये टेढ़ा प्रतीत होता है। और हल्का सा जो आकार होता है ना, वो आकार भी हल्का सा क्या होता है, बढ़ा हुआ दिखाई देता है। आकार में भी वृद्धि है। ठीक है, आकार में भी वृद्धि यहाँ पर इसको दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं। ये जो आपका सिंबल यहाँ पे, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्यू। यू जैसा जो सिंबल दिख रहा है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होता है, तो म्यू बराबर होता है साइन आई, साइन आई। ठीक है, और नीचे में क्या होता है हमारे पास, साइन आर। इसका जो अनुपात होता है साइन आई बटे साइन आर, इसको बोलते हैं म्यू, यानी कि अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, तो बोलेंगे डायमंड का। ठीक है, किसका होता है, डायमंड का यानी कि हीरा का। ठीक है, और सबसे कम किसका होता है, तो वायु का। सबसे कम किसका होता है, वायु का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। निर्वात में, निर्वात यानी कि वैक्यूम, निर्वात का मतलब क्या होता है, वैक्यूम, खाली जगह पर। ठीक है, तो खाली जगह में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बोलेंगे 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसी को हम लोग कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। क्या बोलेंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कभी कभी एमसीक्यू में आपसे किलोमीटर में पूछ दिया जा सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ठीक है, फोकसित कर सकता है। इसका कारण क्या है, तो बोलेंगे असमंजन। क्या बोलेंगे, असमंजन, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसी को हम लोग असमंजन क्षमता भी कहते हैं। क्या बोलेंगे, असमंजन क्षमता। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या होता है, तो बोलेंगे असमंजन का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे देखेंगे, नेत्र के आगे का भाग उभरा होता है। ठीक है, नेत्र का जो आगे का भाग होता है वो क्या होता है, उभरा होता है। ठीक है, क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। उस उभरे हुए भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्निया, यानी ऑप्शन नंबर सी। कॉर्निया और स्वच्छ मंडल दोनों एक ही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों, कॉर्निया बोलिए या फिर स्वच्छ मंडल बोलिए, दोनों बात सेम हो जाता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में है कि नेत्र गोलक के लंबा होने का कारण क्या है। ठीक है, नेत्र गोलक लंबा होता है, इसका कारण क्या होता है, तो इसे कौन से
दृष्टि दोष उत्पन्न होती है, ठीक है। नेत्र गोलक जब लंबा हो जाती है तो हम लोग निकट की वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिख पाती है, तो ये क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि अवतल लेंस द्वारा, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। अगर उत्तल लेंस बोलता तो बोल देते दूर दृष्टि दोष। अवतल लेंस के लिए निकट दृष्टि दोष, जबकि दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूं, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में जो क्षमता होता है वो माइनस में होता है। अवतल लेंस में क्षमता क्या होता है, माइनस में, जबकि उत्तल लेंस में क्षमता क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है। और क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे 1/f, ठीक है। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी, एफ होता है फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को हमेशा एसआई मात्रक मीटर में लेना है, ठीक है, कैसे लेना है, मीटर में। और लेंस की क्षमता क्या होता है, डायोप्टर, लेंस की क्षमता क्या होता है, तो बोलेंगे डायोप्टर, जिसको हम लोग बड़े वाले डी से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी हमारे पास होता है, Q बराबर एन ई। क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन ई। तो एन हम लोग कैसे निकालेंगे, Q बाई ई करके। Q का वैल्यू कितना, एक आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पर 1.6 इंटू 10 का पावर कितना, 19 होता है, ठीक है, 10 का पावर 19, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ठीक है, 10 का पावर -19। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो बोलेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर -19, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि 3 हमारे पास प्रतिरोधक दिए गए हैं, तीनों को पार्श्व क्रम में जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r, तो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पुट करेंगे तो करेंगे 1/2 प्लस 1/3 और प्लस में 1/6। अब एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 6 में, कितना बार में कटेगा, 3 बार में। फिर 3 से काटेंगे 6 में, 2 बार में कटेगा। फिर 6 से 6 में काटेंगे, 1 बार में कटेगा, यानी कि 6/6। तो 6/6 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो आपको अगर पार्श्व क्रम में दिया गया है यानी समांतर क्रम में, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आंसर आपका कितना यहाँ पे आया है, 1 ओम आंसर आया। जब पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना आता है, तो बोलेंगे 1 ओम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सीरीज, क्या बोलेंगे, सीरीज। तो फ्यूज को हमेशा क्या जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ताकि अगर मान लीजिए वोल्टेज पावर सप्लाई ज्यादा आता है, करंट फ्लो ज्यादा होगा, तो फ्यूज वहां पे टूट जाएगा, जिसकी वजह से बाकी जो बिजली के जो सामान होते हैं, संयंत्र होते हैं, वो सुरक्षित बच जाएंगे, ठीक है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। यहाँ पे आपके पास इतने छोटे हमको नहीं लिखना था इस छोटे सिंबल में, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हमसे जो पूछा डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आंसर देंगे। सी आपके पास यहाँ पे क्या है, तो सी आपके पास यहाँ पर जो है वो आपका है कार्बन, ठीक है, कैपिटल सी लिखना था। तो पहले यहाँ पर सी था, बाद में क्या हो गया, सीओ हो गया। पहले सी था, बाद में हो गया सीओ, यानी कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन। कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है। और उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये आपका कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि उपचयन अपचयन साथ में होती है, ठीक है, जब कभी भी उपचयन अपचयन साथ में होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, बुझा हुआ चूना। तो अगर आप क्विक लाइम की अगर बात करेंगे तो क्विक लाइम का अगर बोलेंगे तो क्विक लाइम का क्या होता है, तो बोलेंगे आपका खली चूना है आपका, ठीक है, पाउडर फॉर्मूला चूना है, ताजा चूना, बिना बुझा हुआ। तो बिना बुझा हुआ का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड,
ये आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। बी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना। सी को क्या बोलेंगे, बूझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पूछा ये गया, सबका नाम हमने बताया। अब करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे, बूझा हुआ चूना। तो बूझा हुआ चूना का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप अगर इसका अभिक्रिया की बात करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब पानी के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, CaOH का Hol2। क्या बनता है, CaOH का Hol2, यानी बूझा हुआ चूना, स्लैक लाइम। ठीक है, इसी को चूना पानी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा यह गया है कि कौन सा संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है, कौन सा इनमें से संक्षारण का उदाहरण है। लोहे की वस्तु में जंग लगना, ये संक्षारण है। चांदी का काला हो जाना, ये भी संक्षारण है। तांबे की वस्तु का हरा हो जाना, ध्यान रखेंगे, काला जब मान ली संक्षारित होता है, सॉरी चांदी जब संक्षारित होता है तो काला हो जाता है, और जब तांबा जब संक्षारित होता है तो हरा हो जाता है, और लोहा जब संक्षारित होता है तो भूरा हो जाता है। लोहा संक्षारण के बाद क्या हो जाएगा, भूरा। चांदी हो जाएगा काला, और तांबा हो जाएगा हरा। तो पूछा यह गया है कि इनमें से कौन संक्षारण का उदाहरण। ठीक है, संक्षारण। ठीक है, तो बोलेंगे उपर्युक्त सभी, सब में संक्षारण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, रंध्रीय सूचक का उदाहरण कौन सा है। रंध्रीय सूचक का उदाहरण देखिए, वेनिला, लौंग का तेल, प्याज, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, तो आप बोलेंगे रंध्रीय सूचक। सब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछ सकता है कि रंध्रीय सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आप रंध्रीय सूचक सबसे पहले परिभाषित करेंगे, जो मैं आपका सब्जेक्टिव वाले वीडियो में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, तो रंध्रीय सूचक लिखने के बाद उसकी परिभाषा के साथ उदाहरण में देंगे आप, वेनिला देंगे, लौंग का तेल भी है, प्याज भी है, सारे के सारे क्या है, रंध्रीय सूचक है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ओल्फैक्टरी कहते हैं, कभी कभी गंधीय सूचक भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको ओल्फैक्टरी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण का परिवार कौन है, सोडियम लवण यानी कि सोडियम का सॉल्ट। ठीक है, सोडियम का सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड भी इसका लवण का परिवार है, और सोडियम सल्फेट भी लवण का परिवार है। ए और बी दोनों। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, और सोडियम सल्फेट मतलब क्या होता है, Na2SO4। ये दोनों का दोनों हो जाएगा आंसर, ये क्या है, लवण है। ठीक है, दोनों क्या है, लवण परिवार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग और फॉल्स। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, फॉल्स है, यानी कि रॉन्ग है। ठीक है, तो बोला गया है कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये सत्य हो गया, ये क्या है, सत्य है। इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, हमसे बोला गया कि असत्य हम लोग को देखना है। ठीक है, ये हो गया असत्य। फिर हमसे पूछा गया है कि क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, ये आपका सत्य है। ठीक है, अम्ल वर्षा का, ठीक है, पीएच मान कितना होता है, 5 या 6 से कम होता है, ये भी आपका सत्य है। जो सही है उसमें हमने टिक लगा दिया, जो आपका असत्य है, ठीक है, जो आपके क्या फॉल्स है उसमें हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, यानी कि इमली में ये अम्ल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। पीएच मान अगर 7 से कम होता है, 7 के बराबर है तो बोलेंगे उदासीन, 7 से अगर कम है तो बोलेंगे अम्लीय। ठीक है, और 7 से अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, क्षारकीय। ठीक है, ये हम लोग पीएच स्केल में मान देखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ऑप्शन नंबर बी यानी 19 क्वेश्चन समझ में आ गया है। हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है कि एंट एसिड का उदाहरण है। ठीक है, एंट एसिड का उदाहरण क्या है। ठीक है, जब पेट वगैरह में जब दर्द वगैरह महसूस होती है यहाँ पर किसी तरह से, है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एंट एसिड, जब एसिडिटी हो जाती है, जब कभी भी एसिडिटी की समस्या जब कभी भी आती है तो हम लोग एंट एसिड का प्रयोग करते हैं। तो एंट एसिड का उदाहरण कौन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है और बेकिंग सोडा भी है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है और बेकिंग सोडा भी है, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, तो बोलेंगे ये एंट एसिड का उदाहरण है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को कहते हैं। और जब बेकिंग सोडा में आप टार्टरिक अम्ल को मिलाते हैं, ठीक है, कौन सा अम्ल मिलाते हैं, टार्टरिक अम्ल को मिला देते हैं। ठीक है, टार्टरिक
अम्ल को मिला देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, यानी बेकिंग पाउडर में दो कंपोनेंट होते हैं, दो अवयव होते हैं। एक होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, और दूसरा होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, उपर्युक्त सभी यानी कि दोनों। एंट एसिड का उदाहरण दोनों है, ए और बी दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है। कौन सा ऐसा धातु है जो उष्मा का कुचालक है, तो ये आपका दोनों उष्मा का कुचालक है। लीड को हम लोग संकेत क्या बोलते हैं, पीबी। ठीक है, और मरकरी को क्या बोलते हैं हम लोग, एचजी। ठीक है, मरकरी हो गया एचजी और लीड हो गया पीबी, मरकरी हो गया एचजी। ठीक है, दोनों क्या है, उष्मा का कुचालक है। ठीक है, यानी उष्मा इसमें चलती नहीं है, संचरित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 22 नंबर में कि निम्न में से कौन सा असत्य है। जो असत्य हम लोग को चेक करना है। ठीक है, कौन सा असत्य यहाँ पर दिया गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं आयोडीन चमकीला होता है, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन चमकीला होता है, सही बात है। हीरा सबसे कठोर है, ये भी सही है, आपको ध्यान रखना है। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 22 आप एकदम प्रैक्टिस कर लेंगे, यहां से बहुत सवाल आते हैं। आयोडीन जो है आपका चमकीला धातु है, चमकीला। ठीक है, ये आपका सही है। हीरा सबसे कठोर, ये भी आपका सत्य है। गैलियम और सोडियम, गैलियम का संकेत क्या होता है, तो बोलेंगे Ga, और सोडियम का क्या होता है, Na। ठीक है, सोडियम का Na। ये क्या है, इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ये आपका असत्य है। डी आपका है ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये आपका असत्य है। ठीक है, जो गलत है हमने काट दिया, जो सही हमने टिक लगा दिया। हमसे पूछा था असत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक नहीं बल्कि क्या होता है, सुचालक होता है। हालांकि जो ग्रेफाइट होता है वो किसका रूप होता है, कार्बन का, और कार्बन क्या है, अधातु। अधातु होते हुए भी आपका ग्रेफाइट जो होता है कुचालक है ना, नहीं होता बल्कि सुचालक होता है। तो डी आपका बिल्कुल क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, पूछा यह गया है कि निम्न में से किसका संबंध है ना, कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक बोलेगा, ठीक है, अधिक बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पोटेशियम। अधिक बोलेगा तो क्या बोलेंगे, पोटेशियम। और अगर कम बोलेगा तो बोलेंगे सोना। कम बोलेगा तो बोलेंगे सोना, और ज्यादा बोलेगा तो बोलेंगे पोटेशियम। कम बोलेगा तो सोना, ज्यादा बोलेगा तो पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लीड भी नहीं करता अभिक्रिया, कॉपर भी नहीं करता अभिक्रिया, सिल्वर भी नहीं करता अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। यानी तीनों का तीनों जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो अगर इसका रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, आपका यहाँ पे कॉपर हो गया, फिर हम लोग लिखेंगे जल, यहाँ पे हो गया नो रिएक्शन। ठीक है, फिर बोलेंगे आपका पास यहाँ हो गया आपका लीड यानी कि Pb, फिर हो गया H2O, फिर हो गया नो रिएक्शन। फिर आपका हो गया सिल्वर यानी कि Ag, चांदी को बोलते हैं, ये हो गया पानी, फिर क्या बोलेंगे, नो रिएक्शन। यानी आपका तीनों के साथ जल का अभिक्रिया नहीं होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सीने बार किस धातु का अयस्क है। ठीक है, सीने बार किस धातु का अयस्क है, तो बोलेंगे मरकरी का। और मरकरी का संकेत क्या होता है, Hg। मरकरी का क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, इसके लिए अगर मान के चलिए यहाँ पे इसको सीधा हम लोग हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आंसर तो हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए, लेकिन इसके साथ एक चीज हमें आप देखेंगे, जब HgS को हीट किया जाता है, ठीक है, HgS को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, किसके उपस्थिति में, तो एयर का उपस्थिति में। यहां से क्या बनता है, तो बोलेंगे HgO बनेगा, और साथ में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। साथ में क्या बनता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब फिर दोबारा आप यहाँ पे अगर क्या करेंगे, HgO को रिएक्शन करवाएंगे कार्बन के साथ, तो यहाँ पर Hg अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। आपका सल्फाइड का अयस्क है, ठीक है, तो सल्फाइड का अयस्क के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे वर्जन विधि का। ठीक है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे वर्जन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 24 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, और 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके पास है 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से ऑक्सीकारक का उदाहरण है, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक का उदाहरण कौन सा है, दोनों है, तो लिखेंगे उपर्युक्त सभी, ए भी है और बी भी है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट
KMnO4, KMnO4। फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट तो बोलेंगे K2Cr2O7, ठीक है, K2Cr2O7। फॉर्मूला हमने लिख दिया। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है तो बोलेंगे KMnO4, और बोलेंगे अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है तो बोलेंगे K2Cr2O7, यानी दोनों, तो बोलेंगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पर पाया जाता है, बोला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है तो बोलेंगे क्लोरोफिल में पाया जाता है। ब्रिक का संबंध क्या है, ब्रिक यानी कि नेफ्रॉन, ठीक है, ब्रिक का संबंध किससे है तो बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र है ये, एक्सक्रेटरी है, ठीक है, क्या बोलेंगे एक्सक्रेटरी ऑर्गन है ये, एक्सक्रेटरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसको एक्सक्रेटरी कहते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है ना। अब पाचन तंत्र को क्या बोलते हैं तो पाचन तंत्र को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र को रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र को क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए कौन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपके पास पौधों में दो हमारे पास यहाँ पे मेन हमारे पास पादप हार्मोन है, ठीक है, पादप, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जाइलम, क्या बोलेंगे जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो शॉर्ट में याद रखेंगे जाइलम यानी जल, ठीक है, जाइलम यानी कि जल। शॉर्ट में मैं ट्रिक दे रहा हूं याद रखने का, ठीक है, कैसे आपको याद होगा। जाइलम यानी कि जल और फ्लोएम यानी कि फल। जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस बल्कि आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि भूलेंगे नहीं आप, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जाइलम जल का परिवहन करेगा। जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का, ठीक है, जड़ के माध्यम से, जल का, पानी का। अब फ्लोएम किसका, फल का, यानी पके हुए जो भोजन पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो पके हुए भोजन पदार्थ होते हैं पौधों में, उसका जो ट्रांसफर करता है वो कौन करता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम फल यानी कि भोजन का। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन करता है तो बोलेंगे फ्लोएम, क्या बोलेंगे फ्लोएम। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जल का परिवहन बोलता तो जाइलम बोलते, लेकिन बोला है पौधों में भोजन का स्थानांतरण तो बोलेंगे फ्लोएम। 30 नंबर पूछा गया है कि थायरोक्सिन के स्रावन से कौन सा तत्व आवश्यक है, ठीक है, तो बोलेंगे आयोडीन। कौन सा तत्व है तो बोलेंगे आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन, ठीक, आपको याद होना चाहिए। इसका जो परमाणु संख्या होता है 53 होता है, परमाणु संख्या इसका कितना होता है 53, ठीक है। और आयोडीन क्या है, आयोडीन क्या है हमारे पास, मतलब एक तरीका से कह सकते हैं कि अधातु है लेकिन ये चमकीला होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। पूछा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। पत्तियां किसकी वजह से मुरझाती, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा एस्बिस्टिक अम्ल। किसकी वजह से तो बोलेंगे एस्बिस्टिक अम्ल। ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है, हमने अभी तुरंत देखा था उत्सर्जन तंत्र से है। जनन मूल घटना है, ठीक है, जनन मूल घटना है, तो डीएनए की प्रतिकृति बनना, डीएनए की प्रतिकृति बनना, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तो बोलेंगे डाई न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलेंगे डाई नहीं डीऑक्सी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो बोलेंगे डीऑक्सी, डीऑक्सी न्यूक्लिक, फिर क्या बोलेंगे एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए, क्या बोलेंगे डीएनए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है 34 नंबर। पूछा गया है कि जैव विकास का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जैव विकास का, ठीक है, तो जैव विकास का क्या बोलेंगे चार्ल्स डार्विन। पूरा जो नाम इनका क्या नाम था तो बोलेंगे चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, चार्ल्स डार्विन का है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सवाल नंबर 35। अनुवंशिकता का आधार क्या है, अनुवंशिकता का आधार क्या है तो बोलेंगे डीएनए, है ना। अनुवंशिकता का जो हमारे जेनेटिक आधार जो है वो क्या है डीएनए, यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 36 नंबर। इसमें हमसे क्या पूछा गया है 36 में पूछा गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। प्राथमिक ये पोषी स्तर से संबंधित है, ठीक है, पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल। पोषी स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं तो बोलते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल से संबंधित है। तो पूछा यह गया है कि प्राथमिक उपभोक्ता 36 नंबर, ठीक है, तो बोलेंगे दोनों शाकाहारी और द्वितीय पोषी, ठीक है, ये हो गया आपका, दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 37, ठीक है, सवाल नंबर 37।
सवाल नंबर 37 में है कि पारितंत्र के अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक यानी कि जिनमें जान प्राण न हो, यानी कि आपका तापमान भी होगा, वर्षा भी होगा, मिट्टी भी होगा, तो आंसर क्या है? सभी। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? अबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक घटक है। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 38 नंबर। 38 में पूछा गया है कि ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ, ओजोन को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? तो बोलेंगे CFC। ऑप्शन नंबर ए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सबसे पहले क्लोरो, फिर क्या बोलेंगे? फ्लोरो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रियॉन। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो बोलेंगे फ्रियॉन बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक और नाम क्या है? तो बोलेंगे फ्रियॉन। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बारे में बात करेंगे तो रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cl2F2, यानी डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन या डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। CCl2F2, CCl2F2 CFC का सूत्र हो गया। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे सारी चीजें यहाँ बता दे रहा हूं। अगर संरचना की बात करेंगे तो कार्बन में Cl लग गया, कार्बन में Cl लग गया, इसी के साथ फ्लोरीन, इसी के साथ फ्लोरीन। एक कार्बन में चारों तरफ मीथेन लग जाते हैं, चारों तरफ हाइड्रोजन लगते हैं तो मीथेन कहलाते हैं, जो कि जैव गैस है। और दो क्लोरीन दो फ्लोरीन रहता है तो बोलते हैं इसको हम लोग CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत के सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो गया 38 सवाल का। ठीक है, चलिए लास्ट आखिरी दो सवाल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आखिरी दो सवाल यहाँ पे आप देखेंगे तो 39 में पूछा गया है कि इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं करता, इको फ्रेंडली कौन सा नहीं है? तो बोलेंगे जरूरत नहीं रहने पर बिजली का स्विच बंद कर देना। ठीक है, ये आपका मित्रवत व्यवहार करता है। कपड़े के थैले का उपयोग करना, ये भी मित्रवत है। स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, पैदल जाएंगे साइकिल से जाएंगे तो आपका पर्यावरण मित्र होगा, यानी इको फ्रेंडली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है, यानी स्कूल मोटरसाइकिल से जाना ये पर्यावरण व्यवहार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 40। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, पेड़ से संबंधित आपका है। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी तो बोलेंगे 1960 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 40 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1960 के दशक में, 1960 के दशक में बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। 40 नंबर हमारा सवाल समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आज हमने 40 यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब आपको देखना है कि 40 में कितने आपको करेक्ट आंसर आपको समझ में आता है। जो नहीं आता है उसको आप रिवीजन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, और इस सेट को आप प्रॉपर रिवाइज करेंगे ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन पे आपका काम आएगा। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।